हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, जो इस यूनिट का लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम, नीट, आईआईटी, सीडीएस, एनडीए या फिर बोर्ड एग्ज़ाम, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल ईजिली मिल जाता है। तो आओ अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर। व्हाट इज़ वांट ऑफ फैक्टर? तो वांट ऑफ फैक्टर क्या एक रेशियो है। इट इज़ द रेशियो to the total number of moles after dissociation or association to the total number of mole before association or dissociation। यानी एक रेशियो होगी, किसके बीच में होगी ये? मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एक साइंटिस्ट थे वांटअप, उन्होंने ये फैक्टर दिया था और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई के साथ। और कब दिया था फैक्टर? ये 1886 के अंदर। देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या है और इसका कहाँ यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। देखो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड की थी, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट हमने स्टडी की थी ऑस्मोटिक प्रेशर। और इन सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने फाइंड किया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। बट जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया था हमने, वो किसके लिए फाइंड किया था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन शुगर के लिए, या फिर यूरिया के लिए, या फिर ग्लूकोज के लिए। ठीक है, ये सभी क्या थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग वो होता है जैसे ही हम इसको सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते, यानी डिसोसिएट नहीं होंगे, ये एज इट इज पड़े रहेंगे। जिस वजह से जो वैल्यू आएगी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, या फिर आप बोल सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आएगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। बट जैसे ही हमने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, कौन से होंगे इलेक्ट्रोलाइट? लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और बहुत सारे हैं जैसे एसिड सभी। तो ये क्या होते हैं? जैसे आप सोल्यूशन के अंदर इनको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं आयंस के अंदर, तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। जब ये सोल्यूट यूज किए और हमने जब वैल्यू फाइंड की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी अलग आई वैल्यू, किसी केस में कम आ जाती है और किसी केस में ज़्यादा आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया था वांट ऑफ साइंटिस्ट ने, और उन्होंने एक फैक्टर दिया था आई, यानी वांट ऑफ फैक्टर। उस फैक्टर को मल्टीप्लाई किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, यानी उन्होंने बताया था हमें कि कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम क्यों आएगी और कितनी कम आएगी, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कितनी गुना कम आएगी या कितनी गुना ज़्यादा की, मल्टीप्लाई में दिया था उन्होंने। अब देखो इसको ऐसे समझो आप, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड। अब NaCl की वैल्यू मैं दो तरीके से फाइंड करता हूँ। एक है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व का मीनिंग ये होता है जो आपने ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व कैसे? न्यूमेरिकली फाइंड की बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक NaCl की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम कैलकुलेटेड वे से। कैलकुलेटेड वे बोल दो या आप नॉर्मल वे से, या नॉर्मल वैल्यू, जिसको आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग पीरियोडिक टेबल। यानी ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, और ये हम वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑब्जर्व्ड वे से, ऑब्जर्वेशन से। अब जैसे मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की, अब आपको पता है जो सोडियम है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। आंसर कितना आएगा? 58.5 आ जाता है। बट जैसे इस वे से फाइंड करते हैं हम आंसर क्या आता है? वैसे मान लो 30 आया, या फिर कुछ केस में आ जाता है 80, ज़्यादा ही आएगा वैसे इसका, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि या तो 30 आएगा या 80, इसके इक्वल नहीं आएगा वो। तो इसका मतलब प्रॉब्लम आई। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट थे सभी के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया था वांटअप ने, उन्होंने एक फैक्टर दिया था आई,
यानी क्वांटम फैक्टर। उन्होंने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई किया था सभी के साथ, यानी सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है ना। तो इस वजह से क्वांटम फैक्टर को स्टडी किया जाता है और सभी जगह इसका यूज किया जाता है। जितनी भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आप इसका यूज करते हो। देखो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी। फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो वो क्या थी, पी नोट ए माइनस पी डिवाइड बाई पी नोट ए, किसके इक्वल थी वो, एक्स बी, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करे। देखो जो इलेक्ट्रोलाइट थी उसके अंदर वैल्यू चेंज क्यों होती थी, क्योंकि जो सोल्यूट है वो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन में चला जाता था, जैसे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, सेकंड हमने फाइंड की थी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल था, के बी इंटू मोलैलिटी, फर्स्ट। सेकंड हमने फाइंड की थी, और थर्ड डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और फोर्थ लास्ट हमने फाइंड की थी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो क्या थी आपकी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। अब जैसे ही क्वांटम फैक्टर आया तो इन्होंने ये बोला था कि आप क्वांटम फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे इनके साथ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, अब वैल्यू आपकी करेक्ट आएगी, या इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हो आपका, क्योंकि उन्होंने बताया था भी कितनी गुना कम आएगी या कितनी गुना ज़्यादा आएगी। जैसे NaCl पे बात की थी हमने, NaCl, अब जैसे आप इसको सोल्यूशन के अंदर ऐड करोगे सॉल्वेंट के अंदर, तो ये ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कैटाइन और एनाइन के अंदर। तो जैसे आपने NaCl यूज किया तो स्टार्टिंग में कितने मोल थे आपके पास, 1, लेकिन बाद में कितने आ जाते हैं, 2 मोल। अब जो आपकी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी, यानी ऑब्जर्व वैल्यू 2 के हिसाब से आएगी, बट जो ये वैल्यू है ये 1 के हिसाब से आएगी, ठीक है ना। इस वजह से दिक्कत आती है। तो आपकी जो वैल्यू यानी ऑब्जर्व वैल्यू है वो कितनी गुना आएगी आपकी, 2 टाइम्स आएगी, ठीक है ना, जितने आइंस होंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगी ना। अब जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू आएगी वो ऑब्जर्व वैल्यू तो इसी हिसाब से आएगी ना, कितने मोल्स हैं उसके पास। तो आपने तो हिसाब लगाया था कि आपके पास 1 मोल है, ठीक है ना, 1 मोल आएगा, बट एक्चुअली 1 मोल नहीं था, वो 2 मोल्स में डिसोसिएट हो जाता है। यानी ये प्रॉब्लम इस वजह से क्रिएट होती है क्योंकि जो सोल्यूट है वो तो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन में चला जाता है, जिस वजह से नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अभी, ठीक है। तो अब हम स्टडी कर लेते हैं डिसोसिएशन का केस, यानी ये वैल्यू चेंज क्यों होती है और कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको टॉपिक तो पता लग गया ना। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं डिसोसिएशन का केस। लाइक हमारे पास क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, या KCl, या फिर MgCl2, यानी डिसोसिएट। जैसे ये सोल्यूट आपके पास, तो NaCl क्या करेगा, ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। पहले तो देखो इसमें क्वांटम फैक्टर I की वैल्यू कितनी आएगी, तो I की वैल्यू क्या थी, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने हो गए, 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर। बिफोर कितने हैं, पहले 1 था, बाद में कितने हो जाते हैं आपके पास, 2, तो 2/1। तो I की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाती है। तो डिसोसिएशन में हमेशा I की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि डिसोसिएट होता है ना, 1 से ज़्यादा में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे KCl है, तो कितनी आएगी I की वैल्यू, 2/1, ठीक है ना। तो 2 आइंस और ये 1, यानी 1 मोल और 2 मोल, 2/1, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन होने के बाद, और बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने से पहले। जैसे MgCl है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या करेगा, देखो जैसे आप ऐड करोगे इसको सॉल्यूशन के अंदर, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो कितने मोल है यहाँ, 1, बट यहाँ कितने हैं, 2 और 1 कितने हो गए, 3 मोल है यहाँ। तो क्वांटम फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 3/1। तो ये भी क्या है, 1 से ज़्यादा आ जाती है।
ओके, जैसे केस है आपके पास Al, देखो Al2SO4 थ्राइस, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई बोला जाता है इसको वांटर फैक्टर को। तो कितनी आएगी आई की वैल्यू, देखो जैसे आपने वाटर के अंदर मान लो इसको ऐड किया तो किस में ब्रेक होगा, Al3 पॉजिटिव में जाएगा और SO4 2 नेगेटिव के अंदर जाता है, और ये कितना आएगा 3, ऐसा आएगा ना। तो कितने हैं हम 2 और 3 5 नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ कितने 1, तो कितने आएगा 5/1 आ जाती है। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी इसमें 5 आ जाती है। तो इसका मतलब जो डिसोसिएशन है, तो डिसोसिएशन के अंदर क्या होगा, देखो ये अब यानी आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट था वो डिसोसिएट हो जाता है आयंस के अंदर, जिस वजह से आई की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी 1 से। यानी जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रेटर आएगी इससे कैलकुलेटेड वैल्यू से। कैलकुलेटेड यानी नॉर्मल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट किए हमने इसमें। डिसोसिएशन केस में वांटर फैक्टर क्या होगा, 1 से मोर आएगा। दूसरा जो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ग्रेटर आएगी किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ओके, अब देखो भाई, अब इसमें आता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो उसको स्टडी कर लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा के साथ। अब देखो हमने NaCl किया था, यानी उसके अंदर वांटर फैक्टर की वैल्यू निकाली थी, KCl, MgCl ये सभी किए थे। तो हमने उस इलेक्ट्रोलाइट लिए किए थे जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, बट सभी इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होते। कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं कि कुछ % डिसोसिएट होंगे। न्यूमेरिकल टाइम ये लिखा होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। मान लो NaCl है, अब NaCl आपका 100% डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। यानी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट वो है जो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। यानी देखो NaCl आपके पास, तो वो क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन कुछ मोल क्या करेंगे, वापस NaCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग होता है ये 100% डिसोसिएट नहीं हुआ, यानी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर फाइंड किया जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जिसमें 100% डिसोसिएट हो जाता है तो उसके अंदर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 100, यानी जब 100% डिसोसिएशन होगी तो वहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी होती है अभी, 1 होती है। अल्फा 1 मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन सारे मोल्स डिसोसिएट हो चुके हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो अल्फा 1 मीन 100% डिसोसिएट। अब जिसके अंदर 100% डिसोसिएशन नहीं होगी तो अल्फा की तो वैल्यू कुछ आएगी, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो उसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे देखो मान लो आपके पास टाइम 0 है, यानी आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो NaCl के मोल कितने आपके पास, इनिशियली 1 होते हैं भाई, ठीक है। अब Na कितने हो गए, Na पॉजिटिव, ये भी 0 और ये भी क्या हो गई 0, क्योंकि अभी टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ। इनिशियल पॉइंट के ऊपर आपके पास केवल NaCl है। जैसे कुछ टाइम बाद आप नोट करते हो, यानी आफ्टर T टाइम, टाइम क्या आपका T, तो इसमें से अल्फा मोल क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। अब ये अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो ये भी कितनी फॉर्मेशन देगा, अल्फा। देखो ऐसे समझो इसको, जैसे आपके पास कुछ मोल थे यहाँ, तो कुछ टाइम बाद यहाँ से अल्फा डिसोसिएट हो तो अल्फा इसके हिस्से आए और अल्फा इसके हिस्से आ जाते हैं भाई, 1 अल्फा और 1 अल्फा, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि एक अल्फा यहाँ आया लेकिन यहाँ 2 कैसे आ गए, यानी ये 2 में ब्रेक हुआ, यानी आपके पास यहाँ 10 मोल थे स्टार्टिंग में और 5 ब्रेक हो जाते हैं इसमें से, तो 5 ये आएंगे और 5 ये आएंगे, क्योंकि 2 ब्रेक हो गए ना, 2 हिस्से बन चुके हैं उनके, तो इस वजह से अल्फा ये और अल्फा ये, ठीक है। देखो आई की वैल्यू कितनी आएगी, तो आई की वैल्यू क्या थी आपकी, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन के अंदर टोटल मोल कितने हैं, तो ये टोटल मोल हो गए आपके, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये टोटल है ना। मान लो यहाँ 10 थे, ये 5 डिसोसिएट हो जाते हैं, तो 10 माइनस 5, 5 और 5 ऐसे आएंगे ना। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और इनिशियल कितने थे आपके पास 1,
तो कितने आ जाते हैं आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय 1, यानी आई इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस अल्फ़ा आ जाता है आपके पास। ओके, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस अल्फ़ा आ जाती है इस केस में। ओके, अब देखो अगर 100% डिसोसिएशन होता है, अब 100% डिसोसिएशन होगा तो इसी के अंदर देखो आप अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, ये फाइंड कर लेते हैं हम 100% डिसोसिएशन के केस में। तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो हमने पहले कितना फाइंड किया था, ये 2 ही आया था। अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू कितनी आएगी NaCl के लिए 2 आती है। ओके, अब हम कर लेते हैं MgCl2 के लिए। देखो भी, अब ये मान के चलते हैं कि जो आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता, यानी Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, यानी इसका 1 मोल बनेगा और इसके 2 मोल भी। तो टाइम जब 0 है तो यहाँ 1 का मीनिंग होता भी 100% है, ये प्रोबेबिलिटी 100% है, सारा का सारा यही है। अब ये तो 0 होगा क्योंकि अभी डिसोसिएशन नहीं हुई है। जैसे कुछ टाइम बाद यानी T टाइम बाद आप चेक करते हो तो इसमें से अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो जाते हैं। अब जैसे अल्फ़ा मोल डिसोसिएट होते हैं तो ये कितने बनेंगे अल्फ़ा, बट ये बनेंगे 2 अल्फ़ा इसके हिसाब से, ये इससे तो दुगुना होगा ना। Mg1 है तो ये कितना होगा 2 टाइम उसका, यानी 2 अल्फ़ा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यानी टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितने आएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा। सभी को प्लस कर दो इनको। इनिशियल कितने होते हैं, इनिशियल हर बार आपको 1 ही मिलेगा। ओके, कैंसिल, तो कितना आएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा डिवाइड बाय 1। ओके, अब देखो भाई, तो ये आता है आपका अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होता तो। अब इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। जैसे मान लो 100% डिसोसिएट हो जाता है तो 1 प्लस 2 अल्फ़ा की जगह कितना आएगा यहाँ 1 डिवाइड बाय 1, तो कितना आएगा 3/1। तो हमने 3 निकाला था देखो MgCl2 के लिए अगर 100% डिसोसिएशन होती है तो ये था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, फिर भी मैं सोल्व कर देता हूँ बुक के हिसाब से। देखो भाई, जैसे मान लो आपके पास क्या भी AN है और वो डिसोसिएट हो जाते हैं Na के अंदर, इसको डिसोसिएशन का वे बोलते हैं। यानी आपके पास A मॉलिक्यूल्स है, जैसे आपने उसको सोल्यूट या सोलवेंट के अंदर ऐड किया, यानी सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर ऐड किया तो ब्रेक हो जाते हैं N मोल्स के अंदर। ओके, अगर एसोसिएशन का केस होता है तो उसको लिखते हैं Na, यानी आपके पास N मोल है और वो एसोसिएशन में चले जाते हैं, वो कंबाइंड हो जाते हैं। इसका मीनिंग ये होता है N मॉलिक्यूल ये N मोल्स कंबाइंड हो चुके हैं आपके पास। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन का केस होता है और ये एसोसिएशन का केस लिखा जाता है इसको ऐसे। ठीक है, आप अपनी सिंपल वे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे NaCl है, NaCl ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, बट जैसे MgCl है वो 3 में ब्रेक होता है। Al किया था हमने एल्यूमिनियम सल्फेट, वो 5 के अंदर डिसोसिएट हो जाता है 2 + 3। तो इस तरह N यूज़ कर लेते हैं हम, यानी नंबर ऑफ में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब देखो भाई, जैसे टाइम 0 था तो इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। जैसे टाइम T है कुछ समय बाद तो अल्फ़ा डिसोसिएट हो गए तो ये कितने बनेंगे N अल्फ़ा आएंगे ना। जैसे अल्फ़ा और अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा किया था हमने, तो हमने N अल्फ़ा मान लिया। भाई N में डिसोसिएट होंगे आपके पास, तो टोटल कितने आएंगे देखो इस फार्मूले में I = टोटल कितना 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। और इनिशियल कितने आपके पास, वो तो 1 ही होते हैं। मल्टीप्लाई करोगे I = 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा। इसको इस साइड लेके आओ तो क्या आएगा -1, इस साइड N अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। मैंने दूसरे नंबर पे लिख दिया इसको। अब इसमें से कॉमन निकालो, क्या आएगा अल्फ़ा N-1 आएगा। ठीक है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस साइड लिख देता हूँ इसको आगे। तो ये क्या आपके पास -1 = अल्फ़ा N-1, ये है। अब आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितनी होगी देखो I-1 डिवाइड बाय N-1 = अल्फ़ा। तो ये क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, कितने हो गए उसके अंदर। जैसे NaCl के अंदर कितने आए थे, ये 2 आए थे।
ठीक है ना, NaCl के अंदर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो कितने आए 2, तो यहाँ वैल्यू 2 रख लो, 2 - 1 = अल्फा, तो यही आया था NaCl के अंदर, ठीक है ना। और ये तब फाइंड होगा जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आपका इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% डिसोसिएट नहीं होता, उस केस में आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। वरना तो सभी में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है, जिसमें 100% डिसोसिएट हो जाता है अभी। अब नेक्स्ट कर लेते हैं एसोसिएशन का केस। नाउ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब देखो हमने वांट ऑफ फैक्टर स्टडी किया था, वांट ऑफ फैक्टर क्यों क्रिएट हुआ था या उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि जो ऑब्जर्व वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो करेक्ट नहीं आ पाती थी एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से। तो हमने डिसोसिएशन स्टडी कर लिया था, अब कर लेते हैं हम एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल आपने जैसे 2 यूज किए या नंबर ऑफ मोल 2 यूज किए, 2, 3, 4 जितने भी यूज किए आपने, वो क्या करते थे, एसोसिएशन में चले जाते हैं। अब आपने स्टार्टिंग में मोल तो यूज किए 2 या 3 या 4, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, वो कंबाइंड हो जाते हैं, जिस वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो करेक्ट नहीं आती। तो देखो फिर एसोसिएशन, मान लो एसिटिक एसिड है आपके पास, एसिटिक एसिड 2 मोल यूज किए, जैसे ही सोल्यूशन के अंदर चले जाते हैं तो ये क्या करेंगे, डाइमराइजेशन शो कर देते हैं। कैसे, जैसे CH3, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल सेम, तो ये क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देते हैं, इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। जिस वजह से यूज तो किए थे आपने 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल, बाद में कंबाइंड हो गई, वो क्या क्रिएट कर लेता है, सिंगल वन क्रिएट कर लेता है, तो इसको बोलते हैं हम एसोसिएशन। अब देखो यहाँ 2 मोल यहाँ 1 मोल, तो जो आपका आंसर आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो करेक्ट नहीं आएगा, अभी न्यूमेरिकली भी वैल्यू वो करेक्ट नहीं आती। अब देखो तो वही चीज़ इसमें क्या इंटर करेगा, अब वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, सेम, अगर आपका 100% एसोसिएशन शो कर लेता है, इसमें वही केस होगा। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट 100% एसोसिएशन शो करता है, तो पहले हम कर लेते हैं 100% एसोसिएशन का केस, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, इसमें भी 1 होगी। जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है या बेंजोइक एसिड, 2 ही केस ज़्यादा आते हैं इसमें, जैसे बेंजोइक एसिड C6H5COOH, बेंजोइक एसिड सेम, ये भी डाइमराइजेशन शो करेगा C6H5COOH की ट्वाइस, ठीक है। और ये भी कैसे फॉर्मेशन देता है भाई, इसी तरह CH3COOH उसकी ट्वाइस, यानी आपने यूज किए थे 2 लेकिन फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ 1 की, इसको डाइमराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपने यूज किए थे Na लेकिन फॉर्मेशन आ जाती है En, ओके, यानी N से आपके यहाँ A क्रिएट हो जाता है भाई, इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। आपके पास एसिटिक एसिड था, अब वांट ऑफ फैक्टर यानी I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस केस में। तो I कितना होगा एसिटिक एसिड के लिए या दोनों के लिए, देखो इनिशियल वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन होने के बाद कितने हैं 1, बिफोर डिसोसिएशन कितने थे आपके पास 2, तो 1/2, तो इसमें भी सेम वही आंसर आएगा। तो आपकी I की वैल्यू यानी वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आ जाती है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन में या एसोसिएशन केस में जो I की वैल्यू है वो क्या आएगी, लेस आएगी कि मोर आएगी, 1/2, तो 1 से क्या आएगी, लेस आती है अभी वो, ठीक है। डिसोसिएशन में मोर आती है 1 से और एसोसिएशन में लेस आएगी हर एक केस में भी, ओके। तो इसका मतलब देखो लेस आई 1/2, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी इसमें से, ये वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोर आती थी और ये वैल्यू लेस आएगी, लेकिन एसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेस आएगी। किससे लेस आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू से, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। I की वैल्यू लेस आएगी 1 से
और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या आएगी, हमेशा ज़्यादा आएगी। यानी वो वैल्यू जो आपने पीरियोडिक टेबल की हेल्प से फाइंड की थी उसको बोलते हैं हम कैलकुलेटेड, यानी नॉर्मल वैल्यू, वो हमेशा हाई आएगी और ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा लेस आएगी। किस केस में, एसोसिएशन के केस में भी। ओके, अब देखो, अब फाइंड कर लेते हैं जो बुक के अंदर फॉर्मूला दिया होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जब आपका इलेक्ट्रोलाइट 100% एसोसिएशन नहीं शो करता, ये तो था आपका 100%, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है या फिर आपके पास जो सोल्यूट है वो 100% एसोसिएशन शो नहीं करता, तो इसको भी सेम सोल्व कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्या है, एन मॉलिक्यूल है, वो क्या करेंगे, एसोसिएशन शो करेंगे, तो ये एन की फॉर्मेशन दे देते हैं अभी। ओके, अब देखो, मान लो स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, टाइम 0, तो वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल 1 होती है, और ये क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू 0 आती है, यानी अभी तक एसोसिएशन नहीं हुई। जैसे टाइम t आता है तो ये क्या करेंगे, अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएशन में चले जाते हैं, यानी ये क्या आएगा, अल्फा बाई n आएगा, क्योंकि कम हो गए ना यहाँ, यानी आपने 20 यूज किए थे, यहाँ 1 बन गया उनका, यानी 10 यूज किए 2 बन गए, या जितने भी कम हुए ना तो कम में डिवाइड करते हैं। अगर ज़्यादा आते हैं, जैसे डिसोसिएशन था उस केस में ज़्यादा आते थे, तो उसमें क्या लिखते थे हम, n अल्फा लिखते थे भाई। ओके, कई बुक्स के अंदर जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो बीटा भी लिखा होता है, और कई बुक्स के अंदर अल्फा भी, जनरली अल्फा ही लिखा होता है, ठीक है। तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन, दोनों केस में अल्फा है। आप बीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा बाई n, अंडरस्टैंड है ना, कैसे आए, क्योंकि ये कम हो जाते हैं मॉलिक्यूल, यहाँ ज़्यादा थे और यहाँ क्या हो गए, कम हो जाते। कितने कम हुए, अल्फा बाई n। अब देखो आई की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के बाद कितने आएंगे टोटल, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और इनिशियल कितने थे आपके पास, 1 आते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n आ जाता है। इसको इस साइड लेके आएंगे, अल्फा बाई n माइनस अल्फा, मैथमेटिकली सोल्व कर लेते हैं इसको। अब आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, तो अल्फा कॉमन निकालो, इसमें से क्या आएगा, अल्फा कॉमन 1 माइनस n, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो, ये आपके पास क्या है, i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस n, ये आया अभी आपके पास सोल्व करने के बाद। इसको नीचे ले आओ, कितना आएगा, 1 बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड के लिए आप इजीली फाइंड कर सकते हो कितना होगा, अगर 100% डिसोसिएशन में चला जाता है अभी वो, ठीक है। तो ये था आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी वांट ऑफ फैक्टर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर आपके पास जो सोल्यूट है वो क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन के केस में चला जाता है अभी। और जो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दी होती है बुक में, जैसे लिखा हो एसोसिएशन या डिसोसिएशन, जैसे 50% है, 54%, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 54/100, यानी कितना यूज़ करोगे आप, 0.54। तो ये अल्फा की वैल्यू गिवन होती है बुक्स के अंदर। ओके, नाउ अब हम कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं या कुछ फॉर्मूलेज कर लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर के, जो बुक्स के अंदर गिवन होते हैं अभी। जैसे देखो, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी थी, जो आपने न्यूमेरिकली फाइंड की थी, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी जो ये वैल्यू है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। यानी ये वैल्यू आप फाइंड करते थे यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी न्यूमेरिकली, वो किसके ऊपर आती थी, डिसोसिएशन ऑफ मोल, यानी आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यानी जैसे आप जो भी सोल्यूट यूज़ करते थे, अगर वो एसोसिएट हो जाता है या फिर डिसोसिएट हो जाता है, तो उसी हिसाब से क्या आती थी, वैल्यू आती थी ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो ऑब्जर्व वैल्यू किस हिसाब से आती है, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और
एसोसिएशन, जैसे NaCl है, आपने यूज किया था 1 मोल, लेकिन वो ब्रेक हो गए कितने मोल्स में चला जाता है, 2 मोल्स के अंदर। अब जो आपके पास वैल्यू आएगी वो किस हिसाब से आती है, 2 मोल के हिसाब से। तो इसका मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। दूसरी देखो, अब कैलकुलेटेड वैल्यू है जो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड करेगी, टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की आप वैल्यू फाइंड करोगे यूजिंग पीरियोडिक टेबल या फिर नॉर्मल वैल्यू, वो किस पे डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे। यानी वो तो इसी हिसाब से आती है ना, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन के बेस पे। ओके, अब देखो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो ये मान लो कैंसिल, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आ जाती है और ये आपकी सेकंड डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है जो बुक के अंदर लिखी होती है। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको स्टार्टिंग में हमने यूज की थी, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये सेकंड डेफिनेशन। अब थर्ड डेफिनेशन कर लेते हैं मोलर मास के बेस पे। अब देखो भाई, अब जो ऑब्जर्व वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की और ये क्या नॉर्मल वैल्यू, तो मोलर मास की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जितनी भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की है, जैसे मान लो ये की कर लेते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB M। M क्या है यहाँ, मोलैलिटी, और मोलैलिटी कैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करते हैं हम, यानी N कैसे फाइंड होगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास W/M। तो W/M इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, W/M लिख सकते हैं, वेट बाय मास। तो मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो इसकी थर्ड डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आप लिख सकते हो मोलर मास ऑब्जर्व्ड। देखो भाई थर्ड डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, कैलकुलेटेड ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये थर्ड डेफिनेशन आ जाती है। दिक्कत रहती है इस डेफिनेशन में, तो वो सोचते हैं देखो यहाँ कैलकुलेटेड है बट यहाँ तो नीचे है, इनवर्सली होता है ना जो मोलर मास है, जो मास ऑफ सॉल्यूट आप फाइंड करते हो, तो वो मास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो जो चीज़ ये नीचे है तो वो इसके अंदर ऊपर आएगी, और जो ये ऊपर है ये नीचे। तो हम कैलकुलेटेड को क्या लिख देते हैं बुक्स के अंदर, नॉर्मल लिख देते हैं। तो थर्ड डेफिनेशन आ जाती है आपके पास नॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना, डिवाइड बाय ऑब्जर्व मोलर मास। तो ये 3 डेफिनेशन होती है क्वांटम फैक्टर की जो बुक्स के अंदर गिवन होती है अभी। ओके, अब हम कर लेते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो। ठीक है, जो मास नॉर्मल ना हो, यानी जो मास आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड करते हो, किसका, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का, वो नॉर्मल नहीं आता, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या जो करेक्ट नहीं आता। तो हम डिस्कस कर चुके हैं करेक्ट क्यों नहीं आता वो, क्योंकि कुछ सॉल्यूट यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट क्या होते हैं, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन शो करते हैं, जिस वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है किसी सॉल्यूट का, वो क्या हो जाता है, चेंज, और उसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यानी जो नॉर्मल ना आए। तो नॉर्मल तो क्या था, कैलकुलेटेड से आता है, जो कैलकुलेटेड यानी पीरियोडिक टेबल से। और ये आप मास फाइंड करते हो
यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये तो चेंज होता रहता है ना, क्यों चेंज होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल एसोसिएशन और डिसोसिएशन में चले जाते हैं, तो उस वजह से उसको बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हुई। ओके, तो किस वजह से आता है? एक तो हमने किया था डिसोसिएशन और एक क्या किया था हमने? एसोसिएशन। डिसोसिएशन में जो आई की वैल्यू है वो क्या आती है अभी? ग्रेटर आती है 1 से, और एसोसिएशन में ये आएगा। ठीक है, और देखो जो ऑब्जर्व वैल्यू है डिसोसिएशन केस में वो ये आएगी, यानी ये ग्रेटर आएगी, और ये क्या आएगी? लेस, क्योंकि ये वैल्यू क्या आती है? हाई। अगर एसोसिएशन का केस है तो ये उल्ट जाता है अभी, ये इस तरह आएगा, यानी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस आएगी, और ये वैल्यू क्या आएगी? मोर एसोसिएशन के केस में। तो ये था आज का आपका टॉपिक। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।